हेलो फ्रेंड्स। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। तो मैं पहली थ्योरम ले रहा हूँ। कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई या फिर एफ ऑफ जेड लिख दो इसको, क्योंकि ये जेड इज इक्वल टू देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो वो क्या होगा, कुछ रियल पार्ट प्लस कुछ इमेजिनरी पार्ट, यानी कि u ऑफ एक्स वाई और प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे ये u ऑफ एक्स वाई जो है ये फंक्शन यानी कि रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ एक्स है, और जो v एक्स वाई है ये फंक्शन है एक्स वाई का, और ये इमेजिनरी पार्ट है हमारे फंक्शन f का। ओके, तो the function f is equal to this is continuous at z is equal to z नॉट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x नॉट प्लस आइटा y नॉट if and only if real part and imaginary part of fx are continuous, if and only if uxy and vxy are continuous at z नॉट और x नॉट प्लस आइटा y नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होगा यदि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंटिन्यूस हो तब। और इफ एंड ओनली कंडीशन है, अगर आप देख पा रहे हो कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंटिन्यूस है तो डायरेक्ट बोल दो कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बाय डेफिनेशन करेंगे हम एब्सोल्यूट डेटा डेफिनेशन से। तो पहले मैं डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। कौन सी वाला, कि हमें फंक्शन एफ एक्स जो है कंटिन्यूस गिवन है और हमें शो करना है कि जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो कंटिन्यूस होगी। ठीक है, लेट एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस at z naught. It implies for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever z minus z naught is less than delta। समझ रहे हो? अभी देखो, हमें चेक क्या करना है कि हमें देखना है u एक्स वाई, और यहाँ पे u जेड भी लिख सकते हैं उसको, u एक्स वाई माइनस u एक्स नॉट वाई नॉट, इसकी आप लिमिट चेक कर लो, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन दिखा दो। कब? जब ये x माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट क्या लेस देन एप्सिलॉन हो तब। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, u जेड लिख लो। ठीक है, u जेड माइनस u ऑफ जेड नॉट आप क्या दिखा दो, लेस देन एप्सिलॉन दिखा दो। अब एक बात बताइए मुझे, कोई भी फंक्शन है, एक मैंने आपको पढ़ाया था कि रियल पार्ट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका रियल पार्ट जो है मोड रियल पार्ट z इज लेस देन मोड z, ये होता है उसका। ठीक है, तो ये आपको मैंने करवाया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो रियल पार्ट है ये किसका, एफ एक्स का, एफ जेड का रियल पार्ट है, तो ये किससे लेस होगा, मोड लेस देन इक्वल टू मोड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, और ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूस है। कब? व्हेन z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो बस आपको ये कंडीशन यहाँ पे यूज करनी थी, बाकी कुछ नहीं था। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा u ऑफ z माइनस u ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया। कब? व्हेन z माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब हमारा फंक्शन की जो लिमिट है, यानी कि लिमिट ऑफ
z टेंस टू z नॉट u z गोज टू u ऑफ z नॉट, यानी कि हमारे फलन की, यानी कि जो हमारा u फलन है उसकी लिमिट z नॉट पे फलन के मान के बराबर आ गई। इसका मतलब u z इज कंटिन्यूअस। समझ रहे हो? अभी सिमिलरली हम प्रूव करेंगे दूसरी यानी कि v के लिए, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। हम क्या चेक करेंगे, v ऑफ z माइनस v ऑफ z नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन देखना है। अब चूंकि इमेजिनरी पार्ट जो होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का, और उसका जब आप मॉडुलस लोगे तो वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है मोड z से, यानी कि फलन के मोड के लेस देन होगा। वैसे आप देख भी सकते हो, देखो ये मान लो x प्लस आइटा y कोई हमारा z है, तो इसका रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट क्या है, x है। अब एक बात बताओ, ये एक्स स्क्वायर, ये तो वैल्यू क्या आ गई, x ही आ गई। अगर इसमें कुछ मैं पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ तो ये वाली क्वांटिटी ऑलवेज इससे बड़ी होगी, और ये क्या है, ये है मोड z। ठीक है, तो मैं यही यूज करता हूँ। और सिमिलरली आप y के लिए भी देख सकते हो, y भी क्या होगा, मोड z से छोटा होगा। ठीक है, तो ये वाला मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया। तो अब ये किससे छोटा हो गया, ये हो गया लेस देन इक्वल टू मोड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। और ये किस लेस देन था, एप्सिलॉन से, वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा। समझ में आया ना, काफी अच्छा था ना। ठीक है, अभी हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। कन्वर्स पार्ट क्या बोलता है कि इसके जब रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके कंटिन्यूस हो तो हमारा फलन भी कंटिन्यूस होगा। तो देखो, लेट u z एंड v z आर कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस है तो क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा 1 greater than 0 such that uz minus v uz minus uz naught is less than epsilon by 2 when z minus z naught is less than delta 1। सिमिलरली v के लिए हम बोलेंगे, v के लिए क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, सेम एप्सिलॉन के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट v of z minus v of z naught is less than epsilon by 2 when z minus z naught is less than delta 2। अब देखो, ये z1 से छोटे सभी नंबर्स के लिए ट्रू होता है, ये भी z2 से छोटे डेल्टा 2 से छोटे नंबर्स के लिए ट्रू होता है, ये वाली कंडीशन। तो ये दोनों अगर डेल्टा से मैं छोटा ले लूँ तो ये दोनों होल्ड होंगे, यानी अगर मैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम ले लूँ डेल्टा को, तो जब z माइनस z1 लेस देन डेल्टा होगा तो यह भी होल्ड होगा, ये भी होल्ड होगा। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दिखाना है f of z minus f of z naught is less than एप्सिलॉन दिखाना है। अब देखो, ये इसकी वैल्यू, तो ये u z प्लस आइटा v z माइनस u z नॉट माइनस आइटा v z नॉट। अब इसको इसके साथ रखो और इसको इसके साथ और मॉडुलस ले लो, यानी कि u z माइनस u z नॉट प्लस मोड आइटा और मोड वी जेड माइनस वी जेड नॉट। ठीक है, अब मोड आइटा की वैल्यू होती है 1, इसकी 1 होती है, आप निकाल लो। ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी नंबर का हम मोड निकालते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट था नहीं 0 और इमेजिनरी पार्ट रखोगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 करो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये वाला किससे लेस था हमारा, एप्सिलॉन बाय 2 से, और ये वाला भी किससे था, एप्सिलॉन बाय 2 से। कब, व्हेन z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा, और ये डेल्टा जो है वो मिनिमम ऑफ
डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 है। तो कुल मिला के ये क्या आ गया, सॉरी इक्वल एप्सिलॉन के इक्वल आ गया, यानी कि हमारा एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन आ गया। कब? जब जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट जेड बराबर जेड नोट। तो आई थिंक आपको समझ में आया है ना। अभी चलो एक दूसरी थ्योरम लेते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। वो सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड है। क्या? सीक्वेंस के, सीक्वेंशियल डेफिनेशन भी बोल सकते हैं या थ्योरम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। क्या? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है किसी पॉइंट जेड नोट पे यदि उस जेड नोट पे कन्वर्ज होने वाली सीक्वेंस हर एक सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो एफ ऑफ जेड नोट पे कन्वर्ज होना चाहिए। देखो ए फंक्शन f of z is continuous at z is equal to z नोट। एक फलन f z is equal to z नोट पे सतत होता है if for every sequence zn that converts to z नोट, यानी कि हर एक सीक्वेंस zn जो z नोट पे कन्वर्ज हो रही है, फॉर एवरी सीक्वेंस z टेंड्स टू z नोट द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन द corresponding sequence of function यानी कि f of z नोट सॉरी f of z एंड ये बनती ना कन्वर्ट्स टू f of z नोट, तब हम बोलते हैं हमारा फलन कंटिन्यूअस है एट z नोट पे। ओके, इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी फलन कंटिन्यूअस है, इफ एंड ओनली कंडीशन है। ठीक है, इफ एंड ओनली कंडीशन है, इफ एंड ओनली, यानी कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। पहले हम फंक्शन को कंटिन्यूअस मान के चलते हैं और दिखाएंगे कि हमारा हर एक सीक्वेंस है वो जेड नोट पे ही कन्वर्ट करेंगे। लेट एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड बराबर जेड नोट। इसका मतलब फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod f of z minus f of z naught is less than epsilon when z minus z naught is less than delta। ठीक है, अब सिमिलरली देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। एक सीक्वेंस लेते हैं, let zn is a sequence that converts to z naught as n tends to infinity। इसका इस लाइन का मतलब है कि जो zn जो सीक्वेंस है वो z नोट पे कन्वर्ट कर रही है, कब? जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है तब। तो इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो मतलब एप्सिलॉन डेल्टा में, तो आप क्या लिखोगे कि zn की फॉर एवरी एप्सिलॉन या डेल्टा, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a natural number n belong to n such that zn माइनस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है z नोट इज लेस देन डेल्टा व्हेन या फिर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। n नोट से बड़े सभी n के लिए z नोट और zn का जो डिफरेंस का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा आना चाहिए। ठीक है, ये होता है। तो अभी देखो अगर zn माइनस जेड नोट अगर लेस देन डेल्टा है, यानी कि z माइनस जेड नोट इज लेस देन डेल्टा, यानी कि यहाँ पे zn होगा तो यहाँ पे zn पुट कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब f of zn minus f of z naught is less than epsilon when zn minus z naught is less than delta for all n greater than equal to n naught। या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल सकते हैं, f of zn minus f of z naught is less than epsilon for all
n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इसका मतलब होता है जो हमारी सीक्वेंस है Zn कन्वर्ज टू f ऑफ z एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। हो गया प्रूफ। एक हमने रैंडम सीक्वेंस ली जो z नॉट पे कन्वर्ज कर रही, तो हमने शो कर दिया कि f ऑफ Zn है, जो सीक्वेंस बनेगी वो f ऑफ z पे कन्वर्ज कर रही है, और यही हमें पूछा गया था। ये देखो क्या, फॉर एवरी सीक्वेंस Zn जो z नॉट पे कन्वर्ज कर रही है, जो करस्पॉन्डिंग फलन की जो सीक्वेंस है वो f ऑफ z नॉट पे कन्वर्ज करती है। अभी इसका अदर प्रूफ देखते हैं, यानी कि दूसरा पार्ट ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। जो नेसेसरी पार्ट है उसको ऐसे, और जो कन्वर्स पार्ट है उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम कन्वर्स पार्ट देखेंगे। हमें क्या देखना है कि फॉर एवरी सीक्वेंस Zn के लिए f ऑफ Zn है वो f ऑफ z नॉट पे कन्वर्स कर रहा है, और हमें दिखाना है फलन है वो कंटिन्यूस है। तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मान लेता हूँ कि हमारा फलन कंटिन्यूस नहीं है। लेट f of z is not continuous at z नॉट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा f ऑफ z जो है, f ऑफ z की वैल्यू, यानी कि जब z इस z नॉट के नेबरहुड में होगा, तो हमारा f ऑफ z है वो f ऑफ z नॉट के नेबरहुड में नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि इफ z बिलोंग टू स्मॉल नेबरहुड ऑफ z नॉट, इसका मतलब क्या है, z ये z नॉट के अराउंड स्मॉल नेबरहुड है। यदि z हमारा z नॉट के अराउंड स्मॉल नेबरहुड के अंदर है, देन f of z is not belong to एक स्मॉल नेबरहुड ऑफ z नॉट, ठीक है। या फिर आप जो मैथमेटिकली लैंग्वेज लिखते हो वो लिख लो कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल z माइनस z नॉट इज लेस देन डेल्टा। यानी कि डेल्टा कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, छोटा जितना चाहे जितना छोटा, जितना चाहे जितना बड़ा हो। और अगर हमने z नॉट के अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड बनाया, यानी कि जो z है वो z नॉट के अराउंड डेल्टा नेबरहुड के सर्कल के अंदर होगा, तो हमारा फलन यानी कि फलन की वैल्यू f ऑफ z वो इसे f ऑफ z नॉट के नेबरहुड में नहीं है, बिकॉज ये एप्सिलॉन से बाहर है, ठीक है। ये मतलब होता है। तो अब ये डेफिनेशन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी सीक्वेंस लो जो z नॉट पे कन्वर्ट कर रही है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो फलन की सीक्वेंस है वो f ऑफ z नॉट पे कन्वर्ट करेगी। तो देखो वो क्या बोलती है कि इफ सीक्वेंस xn बिलोंग टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ z नॉट, इसका यही मतलब है, ये देखो ये वाला, ठीक है, यही मतलब है। यानी कि जो सीक्वेंस है Zn वो अगर डेल्टा नेबरहुड में है, तो हमारा f ऑफ Zn जो है वो किस में जाएगा, f ऑफ z नॉट के अंडर में। बट यहाँ पे तो ये नहीं जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना, कि f ऑफ z नॉट है वो z नॉट के नेबरहुड में नहीं जाएगा। इसका मतलब f ऑफ Zn इज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ z नॉट, ठीक है। ये मतलब निकलता है इसका। तो इसका मतलब जो हमने मान, क्योंकि ये तो हो रहा है, हर एक सीक्वेंस जानी चाहिए थी, ये थ्योरम बोलती है, तो इसलिए हमने जो माना है वो गलत है। इट इम्प्लाइज जो हमने माना था वो गलत था। कॉन्ट्राडिक्शन दैट कन्वर्ज टू फॉर एवरी Zn, हर एक सीक्वेंस जो Z नॉट पे कन्वर्ट करती है उसके करस्पॉन्डिंग जो फलन की जो सीक्वेंस है वो f ऑफ Z नॉट पे कन्वर्ट करिए, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस z बराबर z, ठीक है। तो ये थी आज की दो थ्योरम। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसका देखो, ये थर्ड चैप्टर चल रहा है आपका ना, थर्ड चैप्टर में मैं आपको 3 चैप्टर करवा दिए, तो अभी एक लेक्चर और होगा बस इसका। नेक्स्ट लेक्चर में ये थर्ड चैप्टर
पूरा हो जाएगा। फिर हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ओके ना।